अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टीरिलाइजेशन के बारे में अब हमारा आज दूसरा लेक्चर है और पहले लेक्चर में मैंने स्टीरिलाइजेशन के बारे में आप लोगों को बताया था कि स्टीरिलाइजेशन हम किसे कहते हैं और फिर हमने इसकी क्लासिफिकेशन की भी बात की है। फर्स्ट जो पहला लेक्चर है उसमें हमने स्टीरिलाइजेशन बाय सनलाइट जो कि फिजिकल मेथड था उसके जरिए हमने स्टीरिलाइजेशन को डिस्कस किया, उसकी क्लासिफिकेशन देखी। लेकिन आज हमारा दूसरा लेक्चर है उसमें हम स्टीरिलाइजेशन को डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारा जो मेन फोकस होगा वो किस चीज़ पर होगा, हीट के लिहाज से हम इसको डिस्कस करेंगे। हमें पता है कि हीट भी एक फिजिकल एजेंट है, ये भी किसी चीज़ को स्टीरिलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और हीट का जो प्रोसेस है, हीट के ज़रिए हम किसी चीज़ को स्टीरिलाइज करवाते हैं। ये एक काबिल भरोसा तरीका है, इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है, काबिल एतबार मेथड है। इसके ज़रिए हम बहुत सी चीज़ों को हम स्टीरिलाइज करवाते हैं। और अगर हम इसी हीट के लिहाज से स्टीरिलाइजेशन को देख रहे हैं तो हम इसकी क्लासिफिकेशन हीट को ही अगर हम देखें तो हीट की बुनियाद पर ही आगे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। हीट है, टेम्परेचर की बुनियाद पर हम इसको क्लासिफाई करते हैं। हीट, इस तरह की हीट जिसमें हम लोअर टेम्परेचर दे देते हैं, कम टेम्परेचर पे किसी चीज को गर्म करते हैं और किसी चीज को हम ज्यादा टेम्परेचर पे गर्म करते हैं। कम टेम्परेचर पे गर्म करना और ज्यादा टेम्परेचर पे गर्म करना लाजमी बात है। अगर कम टेम्परेचर देंगे तो इसका इफेक्ट कुछ और होगा, डिफरेंट होगा, और हायर टेम्परेचर पे हम किसी चीज को गर्म करेंगे तो इसका इफेक्ट कुछ और होगा, यानी दोनों का इफेक्ट चेंज होगा। लोअर टेम्परेचर पे अगर हम बात करें तो लोअर टेम्परेचर से मुराद ये है कि हम कम एनर्जी दे रहे हैं। कम एनर्जी देने से ये होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को तो हम रोक सकते हैं लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम किल नहीं करवा सकते। इस वजह से जो लोअर टेम्परेचर पे हम हीट देंगे या लोअर टेम्परेचर पे हम किसी चीज को गर्म करेंगे तो इसका इफेक्ट माइक्रोबीस्टैटिक इफेक्ट होगा। माइक्रोबीस्टैटिक इफेक्ट होगा। और अगर हम हायर टेम्परेचर की बात करें तो हायर टेम्परेचर, इसमें एनर्जी की अमाउंट क्वांटिटी ज्यादा होगी। हीट ज्यादा होने की वजह से, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस ज्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाते, ग्रोथ तो वैसी उनकी रुकती जाएगी। लेकिन ये ग्रोथ के अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मुकम्मल तौर पर किल करवा देते हैं, उनको जड़ से ही खत्म कर देते हैं। तो हम कहेंगे कि हायर टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है वो माइक्रोबी साइडल इफेक्ट होता है। यहां पे हम देखते हैं कि लोअर टेम्परेचर पे इफेक्ट क्या है, माइक्रोबीस्टैटिक है। जैसा कि लफ्ज से ही वाज़ेह हमारे पास माइक्रोबीस्टैटिक का लफ्ज दो अल्फाज से मिलकर बना है। माइक्रोबी यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है और स्टैटिक, माइक्रोबी हम किसे कहेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और स्टैटिक का लफ्ज कहीं पे भी आ जाए इसका मतलब है स्टॉप करना, रोकना, किसी चीज को रोकना। तो यहाँ पे किस चीज की रोकने की बात हो रही है, ग्रोथ की बात हो रही है। उनकी ग्रोथ रोक दी जाती है, उसकी पॉपुलेशन को एक जगह पे रोक दिया जाता है, वो आगे जनरेशन प्रोड्यूस नहीं करवा सकते, आगे उसकी ग्रोथ नहीं होती, आगे उसकी डिवीजन नहीं होती। तो ये जो जानदार होते हैं वही मौजूद होते हैं लेकिन आगे उसकी पॉपुलेशन बढ़ती नहीं है। इस कंडीशन को हम कहते हैं माइक्रोबीस्टैटिक कंडीशन और ये लोअर टेम्परेचर पे ही होता है। और हायर टेम्परेचर में हम देखते हैं यहाँ पे भी ये भी दो अल्फाज से मिलकर बने, एक माइक्रोबी है और दूसरा साइडल है। और साइडल का लफ्ज कहीं भी आ जाए इसका मतलब होता है टू किल, यानी किसी चीज को मारना है। तो माइक्रोबीसाइडल इफेक्ट कौन सा इफेक्ट होता है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जड़ से खत्म किया जाता है। हायर टेम्परेचर पे इफेक्ट माइक्रोबीसाइडल होगा, लोअर टेम्परेचर पे जो इफेक्ट होगा वो माइक्रोबीस्टैटिक इफेक्ट होगा। इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन भी हम हीट के लिहाज से करते हैं। वो हीट के लिए जो क्लासिफिकेशन है हम किसकी चीज की बुनियाद पर करते हैं, वाटर कंटेंट अमाउंट के तौर पर करते हैं। ये दो तरह की हो सकती है, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन और
दूसरी जो है वो है ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, यानी मोइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन से मुराद ये कि इसमें पानी की अमाउंट मौजूद हो, वाटर वेपर्स वगैरह मौजूद हो, या हम पानी को यूज करते हैं उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट पानी की मौजूद है, वो मोइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, यानी हम मोइस्ट हीट के जरिए स्टेरिलाइजेशन करवाएंगे। और इसमें जैसे कि लफ्ज़ ही वाज़ ड्राई, यानी यहाँ पे पानी से फ्री है, फ्री फ्रॉम वाटर, तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। तो हमने पानी के लिहाज से भी हमने इसको क्लासिफाई किया। अब जो हमारा मेन फोकस होगा, हम जो डिस्कस करेंगे वो किसके लिहाज से डिस्कस करेंगे, मोइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, यानी स्टेरिलाइजेशन बाय मोइस्ट हीट। अब जो हमारे पास नेक्स्ट इसी में ही जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वो है स्टेरिलाइजेशन बाय मोइस्ट हीट। अब इसमें अगर हम देखते हैं कि इसमें क्या किया जाता है और किस तरह स्टेरिलाइजेशन करवाई जाती है। अब मोइस्ट हीट हमें किस फॉर्म में मिल सकती है, कैसे हम मोइस्ट हीट को हासिल कर सकते हैं, हॉट वाटर की फॉर्म में, गर्म पानी। मोइस्ट हीट की एक फॉर्म है हमारे पास, इस तरह बॉइलिंग वाटर है, इससे भी हम बॉइलिंग वाटर है हमारे पास, इससे भी हम मोइस्ट हीट हासिल कर सकते हैं। और स्टीम, ये भी मोइस्ट हीट की एक फॉर्म है, यानी 3 कैटेगरी, हॉट वाटर, बॉइलिंग वाटर और तीसरी चीज क्या है, स्टीम। अब जो स्टीम है हम इसको वेपोराइज्ड वाटर भी कहते हैं, ठीक है, हम इसको वेपोराइज्ड वाटर भी कहते हैं। इन 3 तरीकों से हम स्टेरिलाइजेशन बाय मोइस्ट हीट कर सकते हैं, यानी हम मोइस्ट हीट या तो हॉट वाटर से हासिल कर सकते हैं, या फिर हम बॉइलिंग वाटर से हासिल कर सकते हैं इसी तरह, या फिर हम स्टीम के जरिए हासिल कर सकते हैं। अब जहाँ तक एक्सपेरिमेंट किए गए, तजुर्बात किए गए, तो उससे पता चला है कि जो मोइस्ट हीट है इसमें हम टेम्परेचर कहाँ से स्टार्ट करवा सकते हैं और कहाँ तक लेके जा सकते हैं। इसमें जो टेम्परेचर रेंज है, इसमें जो टेम्परेचर रेंज है 60 डिग्री सेंटीग्रेड से हम स्टार्ट करवाते हैं और इसको हम 135 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जा सकते हैं। यानी यही टेम्परेचर रेंज में, इसमें कम किसी चीज़ को जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड दे सकते हैं और हाईएस्ट टेम्परेचर हम कहाँ तक लेके जा सकते हैं, 135 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जा सकते हैं। और इसमें जो टेम्परेचर है उसको हम किसके ज़रिए, यानी प्रेशर के ज़रिए हम टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। अगर हमने टेम्परेचर को रेगुलेट करना है तो हम इसको किसके ज़रिए कर सकते हैं, प्रेशर के ज़रिए कर सकते हैं। हमें पता है कि टेम्परेचर का और प्रेशर का कौन सा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। आप अगर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाओगे तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उस सब्सटेंस का, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, और अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर को कम करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। इसलिए इसमें जो हम टेम्परेचर है 100 से ज़्यादा पे अगर हमने टेम्परेचर को हासिल करना है तो फिर हमें प्रेशर इंक्रीज करवाना पड़ता है। हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। अब आगे हम जो मोइस्ट हीट जो स्टेरिलाइजेशन करवाएंगे बाय मोइस्ट हीट, हमने टेम्परेचर की बुनियाद पर इसकी भी क्लासिफिकेशन कर दी। हमने 4 कैटेगरी में इसको भी हमने क्लासिफाई कर दिया है। तो अगर हम स्टेरिलाइजेशन बाय मोइस्ट हीट की क्लासिफिकेशन को देख लें तो इस क्लासिफिकेशन में हम इसको 4 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट मेरे पास है स्टेरिलाइजेशन एट अ टेम्परेचर लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टेरिलाइजेशन एट अ टेम्परेचर लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पे भी हम चीज़ों को स्टेरिलाइज करवा सकते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास है स्टेरिलाइजेशन
एट अ टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट पे भी हम इसको स्टेरिलाइज करवा सकते हैं। और तीसरा हमारे पास है स्टेरिलाइजेशन एट अ टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये वो कंडीशन है कि यहाँ पे अगर हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर लेना है, तब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। ये प्रेशराइज्ड, अंडर प्रेशराइज्ड प्रोसेस होगा, यहाँ पे प्रेशर बढ़ाते जाएंगे। और चौथा हमारे पास है इंटरमीडिएट स्टेरिलाइजेशन। इंटरमीडिएट स्टेरिलाइजेशन इंटरमीडिएट स्टेरिलाइजेशन में क्या करते हैं, हम वक्फे से चीज़ों को गर्म करते हैं, यानी 3 दिन का हमारे पास ड्यूरेशन होता है, वक्फा होता है, या 3 दिन में हम ये काम कंप्लीट करवाते हैं। इसको फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो हम हर टॉपिक के पास ही आएंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन वो स्टेरिलाइजेशन एट टेम्परेचर लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब जैसा कि हम देख रहे हैं, लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास क्या हो सकता है, गर्म पानी हम ले सकते हैं, हॉट वाटर। इसमें हम देख सकते हैं, यानी हमारे पास टेम्परेचर पानी का 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना चाहिए। उस वक्त जो हम स्टेरिलाइजेशन करवाते हैं वो स्टेरिलाइजेशन होगा एट अ टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इस स्टेरिलाइजेशन एट अ टेम्परेचर लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड में जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, जो जिसका नाम है पाश्चराइजेशन, जिसका नाम हमारे पास है पाश्चराइजेशन। अब पाश्चराइजेशन जो है ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एक अहम एग्जाम्पल है। किस चीज की एग्जाम्पल है, स्टेरिलाइजेशन एट लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पर जब हम किसी चीज को स्टेरिलाइज करवाते हैं तो उस प्रोसेस को हम पाश्चराइजेशन प्रोसेस कहते हैं। इस पाश्चराइजेशन प्रोसेस में हम भला क्या करते हैं, कोई भी फ्रेश जूस वगैरह हो, मिल्क हमारे पास है, इसी तरह वाइन की अगर हम बात करें और बियर की अगर हम बात करें, ये इन चीज़ों को जब जो फ्रेश बीवरेजेस हमारे पास है, मशरूबात हैं, इनको हम स्टेरिलाइज करवाते हैं पाश्चराइजेशन प्रोसेस के जरिए। अब फ्रेश जूसेस की अगर हम बात करते हैं, मिल्क की, वाइन की या बियर की अगर हम बात करते हैं, इनको बनाते वक्त, प्रिपेयर करते वक्त, हासिल करते वक्त, सारे प्रोसीजर में जब ये हमें एंड पे मिलते हैं तो ये जो है ना, इसके अंदर बैक्टीरिया यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा आ जाते हैं, ये पॉल्यूटेड हो जाते हैं। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो अमाउंट होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास मौजूद है, जिसकी वजह से ये कॉन्टामिनेटेड हो जाते हैं। अब इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह मौजूद होते हैं, ये बैक्टीरिया वगैरह इनके अंदर मौजूद होते हैं। ये बैक्टीरिया भला क्या करते हैं, इसको फूड स्पॉइलेज करवा देते हैं, इसको खराब कर देते हैं, ठीक है, और इसका फ्लेवर भी चेंज कर सकते हैं, फूड कंटेंट भी चेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से वही फूड जो पहले हमारे इस्तेमाल का था, लेकिन इसमें इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बढ़ने की वजह से, अपना काम दिखाने की वजह से अब ये हमारे काम का नहीं है। और अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे, इसको खाएंगे या पिएंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदेह है, हमें नुकसान पहुंचाएंगे। अब जब पूरा प्रोसेस करवाते हैं, यानी फ्रेश जूसेस को, मिल्क को या वाइन को या बियर को बनाना है और इसको एंड तक हम प्रोडक्ट के तौर पर हासिल करते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस में ये कॉन्टामिनेटेड हो जाती है और इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की लोड बढ़ जाती है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी तादाद बढ़ जाती है, उनकी आबादी बढ़ जाती है। हमें इस माइक्रोबियल लोड को कम करवाना है। ये माइक्रोबियल लोड कौन कम करवाएगा, पाश्चराइजेशन प्रोसेस के जरिए हम इसको कम करवाएंगे। अब इस पाश्चराइजेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, कोई भी लिक्विड होता है उस पर हम हीट अप्लाई करते हैं, उसको हम गर्म करना शुरू करते हैं। कोई भी लिक्विड हो उसको हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं। और हीट करने का बुनियादी मकसद क्या है कि इसके अंदर
कोई भी पैथोजेंस मौजूद हैं, कोई भी पोटेंशियल एजेंट्स मौजूद है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी पैथोजेंस है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, इनको हमने खत्म करवाना है, इनकी आबादी हमने कम करवाने है, रिड्यूस करवानी है और फूड को स्पॉइलेज होने से बचाना है, फूड को खराब होने से हमने बचाना है। तो हम कौन सा काम करेंगे, पास्चराइजेशन प्रोसेस करेंगे, उसको हम गर्म करेंगे। इस टेक्निक को लुईस पास्चर ने इंट्रोड्यूस करवाया है, इस वजह से इस टेक्निक का नाम क्या पड़ गया, पास्चराइजेशन प्रोसेस पड़ गया। किसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, लुईस पास्चर ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। लुईस पास्चर ने इस टेक्निक को इंट्रोड्यूस करवाया, इस वजह से हम इसको पास्चराइजेशन प्रोसेस कहते हैं और इस मेथड को हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, एक्सटेंसिवली हम इसको यूज़ करते हैं फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ मिल्क एंड अदर फ्रेश बेवरेजेस सच एज फ्रूट जूसेस, बियर एंड वाइन विच आर इजिली कॉन्टामिनेटेड ड्यूरिंग कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग। अब नेक्स्ट जो हम देखते हैं, हमने इस पास्चराइजेशन प्रोसेस की भी क्लासिफिकेशन की है, दो कैटेगरीज में हमने भी इस मेथड को क्लासिफाई किया गया है। एक हमारे पास क्या है, फ्लैश मेथड, एक को हम कहते हैं फ्लैश मेथड और दूसरे को हम कहते हैं होल्डर मेथड। फ्लैश मेथड और दूसरा हमारे पास है होल्डर मेथड। अब फ्लैश मेथड में हमने क्या करना होता है, हम फ्लैश मेथड में मिल्क को गर्म करवाते हैं 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। कितना हम देते हैं, 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हम मिल्क को गर्म करवाते हैं, लेकिन ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, 15 to 20 सेकेंड्स। 15 to 20 सेकंड्स तक हम मिल्क को 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम गर्म करवाते हैं और जैसे ही 15 से 20 सेकंड गुजर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो हम फ़ौरन इसको हीट से हटा देते हैं और फिर हम इसको फ़ौरन ही 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पर इसको ठंडा कर देते हैं। यानी इसका टेम्परेचर कितना लोअर कर देते हैं, 13 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जाके हम इसको ठंडा कर देते हैं, टेम्परेचर इतना हम डिक्रीज कर देते हैं। इस मेथड को हम फ्लैश मेथड कहते हैं। और होल्डर मेथड में हम क्या करते हैं, होल्डर मेथड में हम मिल्क को 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, लेकिन यहाँ पे ड्यूरेशन कितना है हमारे पास, 30 मिनट्स, आधे घंटे के लिए हम इसको गर्म करते हैं। 30 मिनट्स तक हम इसको गर्म करते हैं 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर और जैसे ही आधा घंटा गुजर जाता है, आधे घंटे के बाद हम फौरन इसको हीट से हटा देते हैं और इसको भी 13 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाके टेम्परेचर पे हम ले आते हैं। इसका टेम्परेचर इतना कम कर देते हैं, 13 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कम होना चाहिए, लेकिन कहाँ तक लेके जा सकते हैं, 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जा सकते हैं, इससे ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। अब इन दोनों मेथड में जो सबसे बेहतरीन मेथड है वो फ्लैश मेथड है, उसको हम ज़्यादा कंसीडर करते हैं, हम ज़्यादा प्रेफर देते हैं। इसकी वजह यह है क्योंकि फ्लैश मेथड में फ्लैश मेथड को बेहतर समझा जाता है। फ्लैश मेथड को बेहतर इसलिए समझा जाता है क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करवाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें मर जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, और इसके साथ साथ ये फ्लेवर को चेंज नहीं होने देता। इसमें जो मिल्क है, दूध का जायका चेंज नहीं होता, इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी हमारे पास नॉर्मल रहते हैं, उनकी अमाउंट भी चेंज नहीं होती, और इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है अगेंस्ट सर्टेन रेजिस्टेंट एजेंट्स। कुछ सर्टेन रेजिस्टेंट पैथोजेंस होते हैं, जिस तरह हमारे पास एग्जांपल्स के तौर पर मैं लिख दूं, हमारे पास है कोक्सीला और इसके अलावा माइकोबैक्टीरियम है, ये इनको किल करवा देता है और दूध को इससे पाक कर देता है। अब हम कह सकते हैं कि जो फ्लैश मेथड है वो होल्डर के मेथड के मुकाबले में बेहतर इसलिए क्योंकि फ्लैश मेथड में जो हीट कंटेंट है
वो ज़्यादा है, 72 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये फौरन ही मतलब ये फ्लेवर को चेंज नहीं होने देता, ये न्यूट्रिएंट्स को नुकसान नहीं पहुंचाता, और जो रेजिस्टेंट्स होते हैं, जो पैथोजेंस हैं, जो रेजिस्टेंट्स हैं, ये रेजिस्टेंट्स पैथोजेंस को भी किल करवा देता है, जिसमें कोक्सीला है और माइकोबैक्टीरियम वगैरह मौजूद है। तो पास्चराइजेशन एक बहुत ही बेहतरीन मेथड है। इसके ज़रिए बहुत से वायरसेस होते हैं, उसको हम किल करवा सकते हैं। इसके अलावा हम वेजिटेटिव स्टेजेस ऑफ बैक्टीरिया जो हमारे पास हैं, इसमें हम किन किन चीज़ों को किल करवा सकते हैं, वायरसेस को ख़त्म करवा सकते हैं। इसमें वेजिटेटिव्स जो वेजिटेटिव स्टेजेस है हमारे पास बैक्टीरिया की, लगभग कितना हम इसको ख़त्म करवा सकते हैं, 97 से लेकर हम 99% तक हम वेजिटेटिव बैक्टीरिया को ख़त्म करवा सकते हैं। इसमें हम फंजाई को भी ख़त्म कर सकते हैं, ये भी ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, यानी ये क्या नहीं कर सकता, इसकी लिमिटेशन क्या है, ये लिमिट कहाँ पे है, इसकी लिमिट कहाँ पे आ जाती है। लिमिटेशन ये है कि ये एंडोस्पोर को किल नहीं कर सकता, एंडोस्पोर्स को किल नहीं कर सकता, ये थर्मोड्यूरिक स्पीशीज को किल नहीं कर सकता, और थर्मोड्यूरिक स्पीशीज को किल नहीं कर सकता, इनको ये नहीं मार कर सकता। मिसाल के तौर पर क्या है हमारे पास, मोस्टली नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया जिसमें लैक्टोबैसिलाई है, माइक्रोकोकाई है और ईस्ट है, इनको ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर सकता, इनको ये नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मिल्क जो हमारे पास, अगर हम रेगुलर पास्चराइजेशन करवाते हैं, हम इस प्रोसेस में से मिल्क को गुजारते हैं, तो वो मुकम्मल तौर पर स्टेरिलाइज नहीं होता, सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें किल नहीं होते। अब अगर हम स्टेरिलाइजेशन कर भी लेते हैं, पास्चराइजेशन कर भी लेते हैं, तो पास्चराइजेशन के बाद भी अगर हम 1 ml मिल्क ले लेते हैं, 1 ml हम 1 मिलीलीटर हम जो है ना दूध ले लेते हैं, 1 मिलीलीटर दूध में भी हमारे पास तकरीबन 20,000 तक माइक्रोब्स फिर भी मौजूद होते हैं। 20,000 तक जो माइक्रोब्स है ये 1 मिलीलीटर दूध में फिर भी मौजूद होते हैं आफ्टर पास्चराइजेशन। इससे पता ये चलता है कि ये भी हमारे पास मुकम्मल यानी एक एब्सोल्यूट स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस नहीं है, ये भी डिसइंफेक्शन प्रोसेस में आ जाता है। ये भी नंबर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म को रिड्यूस तो कर सकता है, लेकिन इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। अब हम देख सकते हैं कि एक मिल्क कार्टन अगर हमारे पास मौजूद है, वो बंद किए और उस पर टाइम गुजर जाता है, हम उसको लंबे अरसे तक मिल्क कार्टन को स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर इतने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है। तो वो जो बंद मिल्क कार्टन हमारे पास मौजूद होगा वो भी पड़े पड़े हुए ख़राब हो जाता है। यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको ख़राब करते हैं जो इसके अंदर मौजूद होता है। तो इससे बेहतर तरीका निकाला गया कि हम अगर मिल्क को स्टीराइल करना चाहते हैं, बेहतर तरीके से स्टीराइल करना चाहते हैं, और उसकी जो लाइफ है वो 3 मंथ तक इंक्रीज करवाना चाहते हैं, 3 मंथ तक हम इसकी लाइफ बनाना चाहते हैं, तब हम क्या करते हैं, हम अल्ट्रा हाई टेम्परेचर प्रोसेस जो हमारे पास है नेक्स्ट, उसको हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर UHT, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। हम कहाँ तक इसको गर्म करते हैं, 134 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसको गर्म करते हैं, और कितने सेकंड तक, 1 से लेकर 2 सेकंड तक हम इसको गर्म करते हैं, जिससे हमारे पास ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ख़त्म हो जाते हैं, और मिल्क को भी इतना ज़्यादा इसमें फूड कंटेंट को, न्यूट्रिएंट्स को और फ्लेवर को नुकसान इतना ज़्यादा नहीं पहुंचता। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेरिलाइजेशन एट अ टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह।